हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, जो उसमें हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका नेट का टॉपिक है। अगर आपने नेट का फॉर्म भरा हुआ है या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स से, तो यूनिट 1 का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डिस्कशन जो भी हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो सब कुछ नेट के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका एक तरीके से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको नेट के एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: द टर्म इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस buying habits of the consumer and business and therefore affect the performance of the company. These factors are often beyond a company's control and may be either large scale or small scale micro. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये सब ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब इसके द्वारा हम इफ़ेक्टेड हो सकते हैं लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब जैसे एग्जांपल समझते हैं, कोई भी बिजनेस में प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया। दाम कैसे बढ़ गया? दाम बढ़ने का कारण था कि टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया। तो टैक्स लगाने की वजह से सामान महंगा हो गया। अब कंज्यूमर उसको कम ख़रीद रहा है। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगाना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट से हम टैक्स कम नहीं करवा सकते। जो गवर्नमेंट हमारे गुड्स में टैक्स लगाएगा वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑल द एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब जो भी चीज़ें बाहर की हैं, हमारे कंपनी से रिलेटेड नहीं है, बाहर की चीज़ों की वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया। द इन्फ्लुएंस बाइंग हैबिट ऑफ द कंज्यूमर एंड द बिजनेस देयर फोर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जिसके वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हुआ। भाई सिंपल सी बात है, पहले आपका सेल जो था वो 10,000 डेली यूनिट आप बेचते थे। अब सामान का दाम बढ़ने से आप 4,000 यूनिट ही बेच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सेल्स में चेंजेस तो आएंगे ही, आपका सेल्स कम हो ही गया। दीज फैक्टर आर ऑफ्टन बियॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल। तो जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होते हैं, अभी हम लोग आगे और भी इन्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, वो सब कुछ कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं। कंपनी उसको चेंज नहीं कर सकती। कंपनी केवल उनके थ्रू इफेक्टेड हो सकती है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो लेवल पे, एक होते हैं माइक्रो लेवल पे। क्लियर है? तो देखिए, जब भी आप नोट्स बनाइए, जब भी आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, नेट की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप नोट्स बनाइए तो कॉपी मत करिए। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे जो आपको समझ में आ रहा है वो अपने लैंग्वेज में आप लिखिए। बाकी लिखा तो सब कुछ है, हमने बड़ा ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में सब कुछ लिख के दिया हुआ है, लेकिन आप कोशिश करिए जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखिए। तो वो आपको ज़्यादा सही रहेगा, वो आपका नोट्स एग्ज़ाम में काम आएगा। नेक्स्ट आते हैं मैक्रो फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे कंज्यूमर को इफ़ेक्ट करे और हमारा बिजनेस का जो हमारा सेल था वो कम हो गया। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पहला है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई हमारा कंज्यूमर है, वो कहीं जॉब करता था, उसकी जॉब छूट गई। तो सिंपल सी बात है, वो जो भी सामान कंज्यूम करेगा लिमिट में कंज्यूम करेगा, कम से कम कंज्यूम करने की कम से कम कंज्यूम करेगा। अगर हमारा लग्जरी प्रोडक्ट है तो एकदम ही कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसकी नौकरी कहीं अच्छी जगह लग गई, एम्प्लॉयमेंट आ गया, तब तो और अच्छी बात है, लग्जरी प्रोडक्ट भी यूज़ करेगा। दूसरा है इनकम। अब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इनकम घट गई तो कम कंज्यूम करेगा। उसके बाद है इन्फ्लेशन। अब प्रोडक्ट का दाम महंगा हो गया तो कंज्यूमर के पास इस समय पैसा नहीं है तो वो कम खरीदेगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट के डिमांड में फ़र्क आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या हुआ, हम कंपनी ने जो लोन लिया था, अब कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना है, तो कंपनी ने अपने सामान का दाम महंगा कर दिया, जिसके वजह से प्रोडक्ट महंगा हो गया और अब मार्केट में वो महंगा बिक रहा है तो लोग कम खरीद रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट हो गया। उसके बाद करेंसी एक्सचेंज रेट। करेंसी एक्सचेंज रेट, मान लीजिए हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं
जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट बढ़ गया, हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। पहले $1 में 77 था, अब $1 में 80 रुपीज़ हो गया, तो हमको ज़्यादा पेमेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, जिसकी वजह से फिर से सेल कम हो गया, क्योंकि मार्केट प्रोडक्ट महंगा था। क्लियर है। उसके बाद है सेविंग रेट। अब कंज्यूमर जो था उसका सेविंग रेट बढ़ गया, वो ज़्यादा पैसा सेव करने लगा, तो उसके वजह से भी, सेविंग रेट बढ़ने की वजह से भी वो अब फालतू के लग्जरीज़ में पैसा खर्च नहीं कर रहा है, उसके वजह से हमारा सेल कम हो सकता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल। अब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लेवल आपके प्रोडक्ट से हट गया, कभी आपने बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया होगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर आपसे दुखी है, आपकी कंपनी से, आपका गुड्स नहीं खरीदना चाहता। तो कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी आने की वजह से भी आपका जो सेल है वो डाउन हो सकता है। नेक्स्ट है रिसेशन। मार्केट में रिसेशन आ गया, ना तो कंज्यूमर के पास पैसे हैं, ना किसी के पास पैसे हैं, और रेट कम भी है तब भी लोग खरीदने को तैयार नहीं है, तो इसके वजह से भी सेल्स हमारा कम हो गया। तो ये सब मैक्रो फैक्टर्स हो गए, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सब मेजर फैक्टर्स होते हैं, बड़े फैक्टर्स होते हैं जो बड़े लेवल पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब आते हैं माइक्रो फैक्टर। माइक्रो फैक्टर क्या हुआ, अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल फर्म की बात होगी। द साइज़ ऑफ द अवेलेबल मार्केट। अब यहाँ पे क्या है, जो मार्केट साइज़ था वो छोटा हो गया, मार्केट साइज छोटा हो गया, मतलब जो अब शॉप पे, अब मतलब मार्केट में कुछ शॉप्स बंद हो गई किसी कारण से, तो अब हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो कम चल रहा है। नेक्स्ट हो, या फिर हम जिस मार्केट में जाके गुड्स बेचा करते थे, अब उस मार्केट में हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा सेल डाउन हो गया, दूसरे का सेल अच्छा हो गया, तो ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। अब कंपनी का जो प्रोडक्ट और सर्विस है, ऑटोमेटिक उसका डिमांड कम हो गया, क्योंकि दूसरी कंपनी और सस्ते में प्रोडक्ट दे रही थी, तो उसके वजह से भी कंज्यूमर हमारे जा सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन। कंपटीशन बहुत हो गया, हमारे ऐसे बहुत सारे फर्म और अच्छी क्वालिटी में अच्छा प्रोडक्ट लेके आने लगे मार्केट में, उसके वजह से भी हमारा सेल कम हो गया। अवेलेबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ सप्लायर्स। अब इसमें क्या है कि हम अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, गुड्स को समय पे सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी जो सप्लायर हैं वो बढ़िया सप्लाई कर दे रहे हैं गुड्स को, तो उसके वजह से भी हमारा सेल डाउन हो सकता है। कंज्यूमर का बाइंग हैबिट हट सकता है हमारे प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज, हाउ इट प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर। मतलब प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक गुड जो हमारा चेन था वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। हमारा वेयर हाउस जो है बहुत दूर है, वहाँ से गुड्स आने में बहुत लेट हो जा रहा है, तब तक दूसरे प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद ले रहे हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपके माइक्रो लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इंडिविजुअल फर्म के लेवल की। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को इफ़ेक्ट करती हैं, और हमारे कंज्यूमर का जो सेल है वो ऑटोमेटिक, कंज्यूमर का जो हैबिट है वो बदल जाता है, और वो कोई और चीज़ खरीदने लगता है। तो ये सब हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स होते हैं। While companies often cannot control their company's economic environment, they can evaluate economic condition before choosing to enter a particular market or industry or pursue other strategies. अब कंपनी के संग क्या पॉजिटिव चीज़ क्या होती है कि कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपॉर्चुनिटी को समझे और इन्वायरमेंट को समझे, और उसमें से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकाले, और सही आप जब मार्केट में वो एंटर करे तो एक नए स्ट्रैटेजी के साथ एंटर करे, ताकि वो गुड्स को आराम से बेच सके और कंज्यूमर के हैबिट को पॉजिटिवली चेंज लाए, ताकि कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे, दूसरे का ना खरीदे। तो यही माइक्रो और मैक्रो लेवल का जो चेंजेस होता है, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता लगे कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस की वजह से हमारे कंज्यूमर का हैबिट चेंज हो सकता है। अब इन्वायरमेंट को तो चेंज हम कर नहीं सकते, ये तो पहले ही मैंने आपको बता दिया। बस हम कर क्या सकते हैं, हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ताकि उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हम भी ढल जाएं और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता रहे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए और उसमें कुछ रिसर्च करिए, समझिए उसको,
तभी नेट के आंसर्स आप दे पाएंगे। नेट के क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट तो आते नहीं, आपने भी देखा हुआ है। तो पॉइंट को जब तक समझेंगे नहीं, दो चार एग्जाम्पल अपने से बना के लिखेंगे नहीं, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि जो भी आपको समझाया जाए वीडियो के थ्रू, आप एक दो तीन चार एग्जाम्पल बना के अपने नोट्स कॉपी में लिखिए। थैंक यू।